हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी लोग अपनी जो भी एग्जामिनेशन नज़दीक है उसके लिए आप लोग एकदम लगे हुए होंगे, उसकी तैयारी कर रहे होंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रख रहे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। और जो आपकी वीक कड़ी है उस पर आप ज़्यादा वर्क कर रहे होंगे। मॉक पेपर देख करके आपको पता चल जा रहा होगा कि हाँ, ये हमारा वीक सेक्शन है, इस पर मुझे ज़्यादा वर्क करना है। मॉक पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कोई भी एग्जामिनेशन क्रैक करना है उसके लिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक पेपर को जरूर सॉल्व करें, बिना उसके पेपर सॉल्व मतलब पेपर क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हम लोग एनसीईआरटी की क्वेश्चन सीरीज को कर रहे हैं और यहाँ पर आपका 2 चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आज जो है हम लोग चैप्टर 3 की बात करेंगे, जो कि है आरंभिक नगर। आरंभिक नगर की अगर आप बात करते हैं तो शुरुआती नगर की अगर आप बात करेंगे तो वो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, जो कि नगरीय क्रांति के रूप में देखने को मिलता है। जो नगरी फर्स्ट अर्बन, अगर आप देखोगे रिवॉल्यू सिविलाइजेशन कौन सी थी तो वो हड़प्पन सिविलाइजेशन है। उसके बारे में यहाँ पर पूरी चर्चा की गई है। तो जैसा कि एनसीईआरटी का एक तरीका होता है, शुरुआत में कुछ छोटे बच्चों से इंट्रोड्यूस करवा करके आपका एक नजरिया डेवलप करने की बात होती है कि एक बच्चा किस तरह से चीजों को देखता है। तो वही एक छोटी सी कहानी यहाँ पर दिया हुआ है, पुराने भवन का संरक्षण। 2 बच्चों की यहाँ पर कहानी दे रखी है, एक दे रखे हैं आपके जसपाल और एक दिए हुए हैं हरप्रीत। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। जसपाल और हरप्रीत जो थे अपने घर के पास गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे बुढ़ाघर कहा करते थे। सबके गली में होता है ऐसा घर जिसको बुढ़ाघर बोला जाता है। ठीक है, बॉल वॉल चली जाती थी तो जो सबसे बहादुर होता था वही जाता था वहां पर। ठीक है, हमारे भी यहाँ पर ऐसा था, आपके भी यहाँ पर होगा। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशियां देखी हैं? जो पुराने घर हुआ करते थे उनके दरवाजों पे नक्काशियां होती हैं। आज तो एकदम सीधे सीधा सिंपल सिंपल प्लाई के दरवाजे आने लगे हैं, लेकिन पहले नक्काशियां हुआ करती थी। अब धीरे धीरे वो सारे पैटर्न खत्म हो रहे हैं। तो सोचो, उस तरह के घर अगर 200 साल बाद भी मिलते हैं लोगों को तो उनके लिए बहुत ही एक अनोखी चीज हो जाएगी। ठीक है। हमारे गांव में जो बड़ा वाला दरवाजा है, जो कोई इंट्रेंस गेट है, वो इतना भारी है कि उसको अगर 10 आदमी भी लग जाए तो नहीं उठा पाएंगे, वो इस तरह से बना हुआ है। ठीक है। दूसरी महिला ने बोला, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर के जसपाल और अर्पी सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। तो वही चीज है, एक पुराना खंडहर जो कि पुराना घर है, उसके लिए लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है? क्योंकि इसलिए लगाव हो सकता है, अब ये तो बच्चे हैं। अब हम अगर अपने एजुकेशन के हिसाब से देखें, हम अगर अपने शिक्षा के हिसाब से देखें तो लगाव क्यों है? क्योंकि हमें अपने पुरानी चीजों के बारे में जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक हम इतिहास को नहीं पढ़ पाएंगे। जैसा कि आपने चैप्टर 1 में देखा था कि इतिहास पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सोर्स। और जब तक आपके पास सोर्स नहीं रहते हैं तब तक आप एक क्रम नहीं बना पाते हैं, क्रोनोलॉजी नहीं बना पाएंगे। और जब तक क्रोनोलॉजी नहीं बना पाएंगे तब तक आप उस चीज का अध्ययन नहीं कर पाएंगे, और इतिहास पढ़ना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो उसके लिए हमें पुरानी चीजों का संरक्षण करना आवश्यक होता है। समझ में आ गई बात? पुरानी चीजें अगर संरक्षित रहेंगी तब उसके आगे के क्रम में हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। अब इसी के साथ साथ हमारी शुरू होती है हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछा जा रही थी, ये ब्रंटन ब्रदर्स की बात हो रही है, जो कराची से लाहौर के बीच में लाइंस बिछा रहे थे। तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला। तो इस काम में जो भी इंजीनियर जुटे हुए थे, जो ब्रंटन ब्रदर्स थे, उनको सबसे पहली बार वहां पर हड़प्पा का स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। मोंटगोमेरी जो आपका जिला है वहां पर स्थित है। उन्होंने सोचा कि एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। ठीक है बात, मतलब उन्होंने सोचा, ये नहीं सोचा होगा, क्योंकि अब तक का जो इतिहास हमने पढ़ा था या फिर जो भारत के बारे में जानते थे वो ये पता था कि सिकंदर के आगमन के साथ ही भारत का इतिहास आरंभ हुआ था। तो किसी का दिमाग उतना गया नहीं कि इतनी पुरानी सभ्यता भी वहां पर डेवलप हो सकती है। तो उन्होंने सोचा ये कोई घर होगा, कोई पुराना खंडहर होगा, यहाँ से हमें अच्छी ईंटें मिल जाएंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से 1000 ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। तो जो कराची से लाहौर के बीच में जो आपकी पटरी बिछ रही थी, उसमें जो ईंटें प्रयोग की गई थी वो हड़प्पा की ईंटें यूज की कर ली गई थी वहां पर उस समय। इसमें कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई, बहुत सारे ऐसी आपके क्षेत्र थे हड़प्पा के जो वहां पर नष्ट कर दिए गए। उसके बाद लगभग 80 साल पहले, आज से लगभग 80 साल पहले, पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा।
और तब पता चला, ये 80 साल पहले की बात हो रही है, 1921 की, दयाराम साहनी जी की बात हो रही है। ठीक है बात, राय बहादुर दयाराम साहनी जी की बात हो रही है, 1921 में जॉन मार्शल जी की अध्यक्षता में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे, उस समय की बात हो रही है। पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप में सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस स्थान के सभी पुरास्थलों को, स्थलों में जो इमारत और चीजें मिली है, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया था। तो जो जैसे एक एक आपका पैटर्न चलता हुआ आया है, पुरातत्वविद या फिर आर्कियोलॉजी का एक पैटर्न है कि उस समय क्या कहा जाता था उस साइट को, ये नहीं पता है। उस सभ्यता का उस समय क्या नाम होगा, ये नहीं पता है। तो जो पहली सबसे साइट मिलती है ना, उसी साइट के नाम पर ही उस सभ्यता का नाम रख दिया जाता है। तो जो सबसे पहली साइट उत्खनित की गई थी, इस वजह से उस साइट का नाम हड़प्पा रख दिया गया था, क्योंकि यही वो पहली साइट थी जो उत्खनित की। ये पुरातत्वविदों की एक परंपरा है बेटा, एक आर्कियोलॉजी की एक परंपरा है कि जो सबसे पहली साइट खोदी जाती है, उसी साइट के नाम पर उस पूरी सभ्यता का नाम रख दिया जाता है। तो हड़प्पा खोदी गई थी इस वजह सबसे पहली बार। और जितने भी पुरास्थल मिलते, चाहे मोहनजोदारो मिला, चाहे छनुदारो मिला, चाहे बनावली मिला, चाहे कालीबंगन मिला, चाहे लोथल मिला, चाहे धौलावीरा मिला, चाहे रोजदी मिला, चाहे कोटदीजी मिला, चाहे मांडा मिला, चाहे आलमगीरपुर मिला, चाहे दाना, सबको एक साथ बोला जाता है हड़प्पा सभ्यता कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ था। तो ये 4700 वर्ष मैंने आप लोग को सिखाया था कैसे निकालना है। तो जो इस एनसीईआरटी में रेफरेंस लिया गया है वो 2000 का लिया गया है। ठीक है बात। तो 2000 तो पहले जाना है आप लोगों को, ठीक है, जीरो तक पहुंचेंगे, और इसके बाद फिर आपको 2700 जाना है। 2700 जाना है, समझे बात को। तो आज से लगभग कितने साल पहले की बात हो जाएगी, 4700 साल पहले की बात आ जाएगी। तो मतलब कितने समय की बात हो रही है, 2700 BC की बात हो रही है। कब की बात हो रही है बेटा, 2700 BC की बात हो रही है। उस समय इन सभ्यताओं का निर्माण हो चुका था, पहला हुआ था। ठीक है। प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह पर नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? हाँ, बिल्कुल रखना चाहिए, जिससे हमें अपनी पुरानी सभ्यता के बारे में, संस्कृति के बारे में जानकारी मिल सके। ठीक है बात। हाँ, रेनोवेट करवा सकते हैं उनको आप, उनको मेंटेन करवा सकते हैं, उनमें पैसा थोड़ा सा खर्च करके उनको सुरक्षित रखवा सकते हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरीके से नष्ट कर देना ये कोई सही बात नहीं होती है। इन नगरों की विशेषता क्या थी बेटा? इन नगरों में, जो भी नगर यहाँ पर मिले हैं, इन नगरों में से कई दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। मतलब ये जो नगर हुआ करते थे, वो दो पार्ट में विभाजित थे, और कुछ जो थे वो तीन पार्ट में विभाजित थे, दो पार्ट में विभाजित थे। ठीक है बात। ये थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा था, ये थोड़ा सा नीचे वाला हिस्सा था। आप अगर देखोगे तो इस तरह से बना हुआ था। तो ये वाली जो लाइन मैंने बनाई है, ये ऐसे थी और ये नीचे था। ठीक है। ये वाला हिस्सा जो था, जो मैं इसको बी बोल देता हूं और इसको ए बोल देता हूं, तो ए वाला हिस्सा जो था वो थोड़ा ऊंचाई पर स्थित था। इसको बोला जाता है बेटा दुर्ग। दुर्ग बोला जाता है, या फिर आप अंग्रेजी में इसको सिटेडल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बेटा? सिटेडल बोल सकते हो। वहीं बी वाला जो था, यहां पर नगर बोला जाता है। यहां पर रहा करते थे आम आदमी। आम आदमी, या फिर इसी को बोल सकते हो टाउन। ठीक है बात। या फिर आप बोल सकते हो इसको नगर बोल सकते हो। ठीक है बात। यहां पर जो रहते थे, यहां पर प्रशासक वर्ग रहा करते थे, प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर कह सकते हो, जो वहां का प्रशासन संभाला करते थे, प्रशासक वर्ग रहा करते थे। और यहाँ पर जो था वो आम आदमी रहा करते थे। ये ज्यादातर जो भी आपको साइट यहाँ पर मिली है वो दो हिस्सों में विभाजित मिली है, लेकिन कुछ ऐसे साइट है जहां पर तीन विभाजन है, मतलब वहां पर तीन स्तर दिखते हैं समाज के। यहाँ पर दो स्तर दिखते हैं, जैसे अगर आप मोहनजोदारो की बात करते हो, हड़प्पा की बात करते हो, तो वहां पर दो स्तर मिलेंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप धौलावीरा में जाते हो, तो धौलावीरा में तीन स्तर मिलते हैं बाबू। वहां का जो समाज था वो तीन पार्ट में डिवाइडेड था। ठीक है बात। अपर, मिडिल और लोअर में था। ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, इनमें से कई दो या उससे ज्यादा कितने, तीन हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग, जो ये वेस्ट वाला, जो वेस्ट में बनाया, ये पश्चिमी भाग जो था वो छोटा था, लेकिन ऊंचाई पर बना था। लेकिन किससे बचाव बना हुआ था बेटा? ऊंचाई पर बना हुआ था। और पूर्वी हिस्सा बड़ा था, लेकिन वह निचले इलाके में था। ठीक है बात। ये जो आम आदमी वाला था वो बड़ा था, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर जो रहेंगे वो कम रहेंगे ना, तो वो छोटे हिस्से में थे, लेकिन ऊंचाई पर स्थित थे। और ये आम आदमी जो था वो ज्यादा रहेंगे, तो वो बड़े हिस्से में रहते थे। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर नगर दुर्ग कहा है, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। वही चीज मैंने लिख दिया, निचला नगर। और ये हो गया नगर दुर्ग, या फिर सिटेडल आप अंग्रेजी में बोल सकते हो, या फिर इसको लोअर टाउन बोल सकते हो। ठीक है, कहा गया। दोनों हिस्सों में चार दीवारियों पकी ईंटों से बनाई जाती थी। यहां पर एक प्राचीर, प्राचीर मतलब रक्षा प्राचीर हुआ करता था बेटा। इसके आगे एक प्राचीर बना दी जाती थी, जिससे सुरक्षा की जा सकती है। कोई भी मान लो कि यहाँ पर कोई अना लुटेरे आ जाते थे, या फिर कोई भी अगर यहाँ पर अंदर आता है, कोई जानवर अगर प्रवेश करना चाहता है, तो उससे वहां पर रक्षा करने के लिए चार दीवारियां पकी ईंटों से बना दी जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद भी आज उनकी दीवारें खड़ी मिलती, मतलब 47 साल पहले आपकी जो ईंटें बनी थी वो आज भी देखने को हमें मिल जाती हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे, मतलब उसकी चिनाई इस तरह से की जाती है कि दीवारें आज तक बहुत मजबूत रहे, तभी तो इतने साल बाद भी वो देखने को मिल जाते हैं।
कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में, नगर दुर्ग मतलब कौन सा हिस्सा हो गया, नगर दुर्ग का मतलब कौन सा हो गया, अपर वाले में इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसको आप ग्रेट बाथ बोलते हो बेटा। ग्रेट बाथ, आगे पिक्चर दिया हुआ है, अभी दिखाता हूं उसको। ग्रेट बाथ बनाया गया था जिसे जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार या फिर ग्रेट बाथ बोला है, ग्रेट बाथ बोला है या फिर महान स्नानागार बोला है। इस तालाब को बनाने में ईंटें और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। ईंट लग यूज किया गया था और प्लास्टर का यूज किया गया था। इसमें से पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। चारकोल नहीं, बेसिकली बिटुमिन होता था, विटामिन की परत चढ़ा दी जाती थी इसमें, ठीक है बात। चारकोल का ही ग्रुप होता है विटामिन, उसका एक परत चढ़ा दी जाती थी बेटा। इस सरोवर के दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी, मतलब नॉर्थ और साउथ में इसके उतरने के लिए सीढ़ियां भी थी। और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। चारों ओर कमरे बनाने का मतलब चेंजिंग रूम था बेटा, वहां पर जाकर के कपड़े बदल सकते थे। इसे भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। यहाँ पर पानी कहाँ से आता था बेटा, कुएं से पानी निकालते थे। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नगर नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे, मतलब यहाँ के रहने वाले एक विशेष अवसर पर यहाँ पर स्नान किया करते थे। अब ये कहाँ की बात हो रही है, मोहनजोदारो की बात हो रही है। यहाँ पर देखो, ये है मोहनजोदारो। समझ में आ गई, मोहनजोदारो सिंधु नदी के किनारे स्थित एक आपका जगह है जहां की ये बात हो रही, जहां से ग्रेट बाथ मिला है, ठीक है बात। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, ठीक है बात। अग्निकुंड मिले हैं कालीबंगा और लोथल। अब देखते हैं कालीबंगा कहाँ है बेटा, ये देखेंगे कालीबंगा ये रहा, ठीक है बात। कालीबंगा जो कि आपके राजस्थान वाले क्षेत्र में पड़ जाता है। कालीबंगा मतलब काली चूड़ियां, ब्लैक बैंगल्स, इसलिए इसको कालीबंगा बोला जाता है। और कहाँ की बात हो रही है बेटा, कालीबंगा और लोथल। लोथल की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये रहा आपका लोथल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है। डॉकयार्ड का भी यहाँ से आपको अवशेष मिले हैं। यहाँ से माना जाता था कि यहीं से व्यापार होता था, आपके वेस्ट एशिया में यहाँ से व्यापार होता था, ठीक है भाई। लोथल, यहाँ से संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। यहाँ से अग्निकुंड मिले हैं, जो अग्निवेदी होती है बेटा, वहां पर मिले हैं, तो यज्ञ किए जाते होंगे। तो अब इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करके बोलूं, लोग आए, स्नान किए, कपड़े बदले, पहुंचे, यज्ञ किए। समझे बात को कि नहीं समझे, पूजा पाठ करने के लिए यज्ञ किया जाता है। और आज के डेट पे भी अगर देखेंगे तो पानी में खड़े होकर के स्नान करने की परंपरा आज भी चलती है। जैसे आप छठ का अगर आप पूजा करते हैं तो वो देखते होंगे कि अर्घ दिया जाता है, तो वहां पर अस्त होते सूर्य का और उगते सूर्य का दोनों की वहां पर पूजा की जाती है, समझे। तो इस तरह का जो परंपरा है वो आज भी देखने को मिल जाती है। उसके बाद पूजा पाठ होता है स्नान करने के बाद, तो वही यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरे बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। यहाँ पर ग्रेनरीज भी मिले हैं, ठीक है बात। ग्रेनरीज मतलब वो ऐसी जगह होती है, जैसे आप गांव में डेहरी देखते होंगे। डेहरी जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मिट्टी का एक बना दिया जाता था, ठीक है बात। इस तरह का मिट्टी का बना दिया जाता जिसमें अनाज को स्टोर कर लिया जाता और नीचे से यहाँ पर एक मुंह बना हुआ रहता है जिससे अनाज को बाहर निकालते थे, फिर यहीं पर कपड़ा ठूस दिया करते थे। मतलब कि जब ऐसा समय, जब खेती नहीं हो सकती है, जब फसल का उत्पादन नहीं हो सकता है, तो उस समय के लिए, या फिर ऐसा मान लो कि फेमाइन आ गया, बाढ़ आ गई, या फिर किसी प्रकार से सूखा पड़ गया, किसी भी प्रकार की आपदा आ गई, तो वहां के लिए हमारे पास रहना चाहिए, सुरक्षित अन्न होना चाहिए जिससे हम अपने जीवन का निर्वाह कर सके। तो अपनी इकोनॉमी को सरप्लस बनाने का एक तरीका होता है भंडार गृह रखना। सरप्लस इकोनॉमी की, कभी भी जरूरत के समय हमारे पास अन्न अवेलेबल हो, भूखे ना मर सके, ठीक है। अन्न अन्न भंडार भी यहाँ पर प्राप्त हुए थे बेटा, ठीक है बात। चलो बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पर देखते हैं बेटा, ये नगर आधुनिक पाकिस्तान, पंजाब, सिंध प्रांतों, भारत, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांत में मिले हैं। कहाँ कहाँ मिले हैं बेटा, तो अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊं तो ये जो क्षेत्र, हड़प्पा के जो क्षेत्र है, वो आपको मिले हैं अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में और इंडिया में मिले हैं। अब इंडिया का हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया में हमें कहाँ कहाँ मिला है, गुजरात में मिला है, राजस्थान में मिला है, हरियाणा में मिला है और पंजाब वाले क्षेत्र में मिला है। इन सभी पुरा स्थलों में पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग से चित्रित किया गया, मतलब मिट्टी के लाल बर्तन बनाए गए थे, मिट्टी के लाल बर्तन थे और इस पर काले रंग से चित्रकारियां की गई थी। पत्थर के बाट मिले हैं बेटा, पत्थर के जो आपके मेजरिंग टूल्स होते हैं, जो आप बाट कहते हो ना, जिससे आप नापते हो, 1 किलो 2 किलो का बाट मिले हुए हैं यहाँ पर। तो 16 के मल्टीपल्स में मिले हैं बाबू। वो मोहरे मिली हैं, मन के मिले, मन के मतलब होता है बीट्स, मन के मतलब होता है बीट्स, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे लंबे ब्लेड आदि यहाँ से प्राप्त हुए। अब वो जगह कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देखो सोतका कुओं है, यहाँ पर मोहनजोदारो है, फिर यहाँ पर राखीगढ़ी है, कालीबंगा है, गवेरी वाला है, छनुदरो है, यहाँ पर सिंधु नदी के किनारे है, धौलावीरा है, सुरकोटा है, फिर लोथल है। मतलब कुछ साइट्स यहाँ पर दी गई, वैसे बहुत सारी साइट्स हैं बाबू, ठीक है। अब देखो यही है आपका ग्रेट बात। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये है चेंजिंग रूम्स। ये साइड में क्या बने हुए हैं बाबू, देखो चेंजिंग रूम्स बने हुए हैं,
यहाँ पर उत्तर और दक्षिण वाले साइड में देखिए उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है, बीच में देखिए यहाँ पर पानी भरा जाता होगा। और कितनी अच्छी तरीके से इसका निर्माण किया है, कितने ये सब जानकार थे कि पक्की ईंटों का प्रयोग है, कि आज भी ये 4700 साल बाद भी ये डेवलप होती है, आपको मिल जा रही। बाबू आज के जो मकान बनते हैं 50 साल नहीं टिक पाते हैं, 60 साल नहीं टिक पाते हैं, घर की दीवारें टूटने लगती हैं। और सोचिए इस तरह से इन्होंने इसका निर्माण किया है कि आज भी 4700 साल बाद भी ये देखने को आपको मिल जाते हैं। तो ये है ग्रेट बात, कहाँ का है, मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ है। ठीक है। इन नगरों में अब भवन, नाले और सड़कें की अगर बात करते हैं तो देखो, इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल होते थे, मतलब ये सिंगल स्टोरी या फिर डबल स्टोरी होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे, घर के आंगन होता था और आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे। आज भी आप गांव में देखते हो कि यही पैटर्न चलता है, गांव में ऐसे आंगन होता है और इसके चारों तरफ यहाँ पे क्या बने रहते हैं बेटा, कमरे बने रहते हैं। मेरे गाँव का जो घर है वो ऐसा है, ठीक है बात, जो पुराना वाला घर है वो ऐसा ही है। अधिकांश घरों में अलग अलग स्नानागार होते थे, स्नान घर होते थे, हर घर में क्या होते थे, अलग अलग स्नान घर होते थे। और कुछ घरों में कुएं भी बनाए गए थे, कुछ घर में क्या थे बाबू, कुएं बनाए गए थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, कई नगरों में क्या थे बेटा, ढके हुए नाले। और यही पहचान होती है एक नगरीय सभ्यता की। आप इसके समकालीन मेसोपोटामिया की बात करते हैं, मिस्र की सभ्यता की बात करते हैं, चीनी सभ्यता की बात करते हैं, वो सब इतने ज्यादा विकसित नहीं थे, हैप थे वो सब। जैसे अक्सर गांव होते हैं वैसे देखने को मिल जाते हैं बाबू। लेकिन यहाँ पर इतना सही, इतना एक पैटर्न बनाया गया था, मतलब ग्रिड पैटर्न में पूरे घर बनाए गए थे। जो नालियां बनी गई थी उनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत प्रॉपर था, और जो नालियां थी वो ढकी हुई होती थी, जो कि एक अर्बन सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है। आपके यहाँ भी जब जब विकास हो रहा है तो वहां देखते हो कि जो नालियां बनती हैं चौड़ी चौड़ी बनती हैं, उसके बाद वो ढकी हुई होती हैं। तो ये सारी चीजें हड़प्पा सभ्यता में भी चलती हुई आ रही है बेटा। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी, ढलान होगी तभी तो पानी आसानी से बह सकते, नाली में जा सकते हैं। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। जो घर की नालियां निकलती थी, जो वेस्ट निकलता था, उसको सड़कों की नालियों से जोड़ दिया, जो मेन सीवेज लाइन थी उससे जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में, जो मेन सीवेज लाइन होती है जो बड़े नालों में मिल जाती थी। ठीक है बात, जैसे मान लो ये घर है, तो घर की नाली को जोड़ दिया गया एक गली वाली नाली से, और गली वाली लाइन को, नाली को जोड़ दिया गया किससे बाबू, मेन नाली से। ठीक है, इस तरह से जो आज पैटर्न आपको देखने को मिलता है, जो आज हमारे यहाँ विकसित हो रहा है, वो हड़प्पा बहुत पहले विकसित कर चुके हैं। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे कि उनकी सफाई हो सके, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। मेन होल बना करके मान लो कोई कचरा उचरा अटक गया है तो उसकी सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके के साथ ही किया जाता था। जितने भी घर और नाले थे वो योजनाबद्ध तरीके से, मतलब एक हैप नहीं था बाबू की जहां मन किया वहां पर घर बना दी, नहीं। एक पैटर्न था, एक सिस्टमैटिक जो होता है बेटा, जैसे टाउन बनाए जाते हैं, एक प्लान टाउन जो होते हैं, उस तरह से इनका निर्माण किया गया है। ठीक है, अब यहां पर देखो, ये एक चित्र बना हुआ है हड़प्पा के नगर में ईंटों की चिनाई। ये जो देखो, इस तरह के ईंटों की चिनाई की गई थी, कितने बराबर ईंटों की चिनाई की गई है। ठीक है बात, देखने को ही लग रहा है कि कितना, कितने ज्यादा ये सब विकसित थे, डेवलप थे। ठीक है बात। यहाँ पर बड़े घर और पिछले अध्याय में बड़े घरों में तुम्हें क्या अंतर है, पिछले वाले जो घर मिले होंगे वो आपको गांव जैसे घर मिले होंगे, यहाँ के घर जो मिल रहे हैं वो नगरों जैसे घर मिल रहे हैं। अब थोड़ा सा आप लोग पिछले लेक्चर को और इस लेक्चर को मिला करके अपने विचार को विकसित करिएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर नगरीय जीवन कैसा था। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी, ऐसा माना जाता है। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते होंगे। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग रहते होंगे जो नहरों की जो योजना बनाने में जुटे रहे, जो प्लानिंग करते होंगे, जैसे हमारा नीति आयोग होगा, ठीक है बात, उस तरह से यहाँ पर होता होगा जो टाउन प्लानिंग करता होगा, जो यहाँ पर आपकी योजना बनाता होगा कि नगरों में किस किस तरह की चीजें होना चाहिए। ये संभवतः यहाँ के शासक थे, ठीक बात, वो यहाँ पर क्या हो सकते हैं बेटा, शासक हो सकते हैं। यह भी संभव है कि शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु मूल्य, पत्थर या अनुपयोगी चीजें मंगवाते थे। ठीक है बात, ये भी हो सकता है क्योंकि ट्रेड और कॉमर्स यहां से शुरू हो गया था। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी के बने आभूषण जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। अब देखो, सोना हो गया, चांदी हो गया, इस तरह के ये मंगाते थे धातु, और इसे अपने पास रखते थे। इस नगरिकों में लिपिक भी होते थे, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे, शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे। लिपिक का मतलब होता है लिखने वाले, जो चीजों पर अंकन करते, चीजों पर लिखाई करते हैं, उनको लिपिक बोला जाता है बेटा। ठीक है बात, लिपिक हुआ करते थे जो मुहरों पर लिखते होंगे। जैसे बहुत सारी मुहरें मिली हुई हैं जिस पर अलग अलग प्रकार के सिंबल्स बने हुए हैं बेटा, अलग अलग प्रकार के क्या बने हुए बेटा, सिंबल्स बने हुए हैं। ठीक है बात, जैसे हम किसका प्रयोग करते हैं, हम वर्ण का प्रयोग करते हैं। हम किसका प्रयोग करते हैं बाबू, वर्ण का प्रयोग करते हैं। वर्ण का मतलब क्या होता है, जैसे हिंदी में अगर देखोगे आ, ई, ई, अंग्रेजी में देखोगे तो, इंग्लिश में अगर देखोगे तो अंग्रेजी में कैसे होते हैं, ए, बी, सी, डी, वर्ण हो गया।
अब इन्हीं को मिलाकर के आप शब्द बनाते हो बेटा, अल्फाबेट्स या फिर वर्ण को मिलाकर के क्या बनाते हो बेटा, शब्द शब्द बनाते हो। ठीक है, अब सुनो, अब ये अक्षर है कि नहीं है, इनको अक्षर बोल सकते हो। ठीक है, तो ये अक्षर है बाबू, ये अक्षर है। और किस रूप में है, तो आप बोलोगे चित्र के रूप में है। किस रूप में है बाबू, चित्र के रूप में। तो इन दोनों को मिला दो तो क्या बन जाएगा, चित्राक्षर। क्या बन जाएगा, चित्राक्षर, चित्राक्षर। ठीक है बात। तो पिक्टोरियल जिसको आप बोल सकते हो, इंग्लिश में क्या बोलते हो, पिक्टोरियल। तो इस समय की जो लिपि थी वो चित्राक्षर थी या पिक्टोरियल थी, तो जिसे आज तक पढ़ नहीं सके हैं। समझ में आ गया। इसको तो आप पढ़ सकते हो ना, जैसे आवाज निकलती है मुंह से, आ ई, इस तरह की आवाज निकलती है, तो उस हिसाब से हम इसको बोल सकते हैं। लेकिन इनको क्या बोला करते हैं, ये उसी समय के लोग जानते थे। ठीक है बात। तो चित्राक्षर लिपि हुआ करती थी, प्लस चित्राक्षर यहां पर लिखने का तरीका होता है। लिपि जो थी बेटा वो बॉस्ट्रोफेडन होती है। लिपि जो है वो कैसी है बेटा, बॉस्ट्रोफेडन होती है। अब लिपि की अगर मैं बात करता हूं, लिपि जैसे अगर आप बात करते हो तो एक लिपि है आपकी हिंदी की लिखने वाली, और एक लिपि है आपकी उर्दू को लिखने वाली। और ये जो आपकी लिपि है हिंदी वाली, इसी में आप इंग्लिश को भी लिखते हो। इंग्लिश वाली कैसे चलती है बेटा, लेफ्ट से राइट। वही उर्दू वाली कैसे चलती है बेटा, राइट टू लेफ्ट। वही बॉस्ट्रोफेडन की अगर आप बात करते हो, जैसे बॉस्ट्रो का मतलब होता है बेटा बैल। बॉस्ट्रो का अर्थ क्या होता है बेटा, बैल। बैल जैसे खेत को जोतता है तो कैसे जोतता है, इधर जाएगा, इधर जाएगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है बात। इसको बोला जाता है बेटा बॉस्ट्रोफेडन। मतलब बॉस्ट्रोफेडन में आपकी ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि दोनों का मिश्रण होता है, या फिर आप बोल सकते हो देवनागरी लिपि और खरोष्टी लिपि दोनों का मिश्रण होता है। मतलब ये लेफ्ट टू राइट भी जाती है और राइट टू लेफ्ट भी आती है। हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा गोमुद्रिका, गोमुद्रिका, गोमूत्रिका लिपि बोला जाता है, क्योंकि माना जाता है कि गाय का जो यूरिन होता है वो इसी तरीके से बाहर निकलता है, इसी रूप में वो बाहर निकलता है, तो इसको गोमूत्रिका लिपि बोला जाता है। और अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं बेटा, बॉस्ट्रोफेडन। बॉस्ट्रो कहां से निकला हुआ है, बैल से निकला। बैल जैसे खेत जोतता है ना, तो इसी प्रकार से जोतता है। ठीक है बात। तो इस तरह के लिखने के लिए वहां पर लिपिक हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे बेटा, लिपिक हुआ, जो मुहरों पर लिखते थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे, जो कि इस समय बच नहीं पाई हैं, और जो बची है उनका हम अध्ययन करते हैं बेटा। इसके अलावा नगर में शिल्पकार हुआ करते थे। शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजों को बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुओं को लाते थे। मतलब यहाँ पर ट्रेड और कॉमर्स भी होता था, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से और कहानियां। मतलब जहां पर वो जाते थे वहां से किस्से और कहानियां भी लेते आते थे। मिट्टी के बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। मतलब ये सारी चीजें यहां से प्राप्त हुई हैं। अब देखो, अब देखिए, सबसे ऊपर यहाँ पर क्या बना हुआ है, मोहनजोदारो की एक सड़क और उसमें बना नाला। यहाँ पर देखो मोहनजोदारो की एक सड़क बनी हुई है और उसके साइड साइड में देखेंगे यहाँ पर नाले भी बने हुए हैं। कितना एक सुव्यवस्थित रूप से इनको बनाया गया है। ठीक है बात। फिर उसके बाद फिर उसके बाद बना नाला, ऊपर एक कुआं, यहाँ पर देखेंगे कुआं बना हुआ है, वहां से प्राप्त हुआ है। एक मुहर, यहाँ पर देखेंगे एक मुहर मिली हुई है, मैंने वही बताया, इसको लिखने का एक तरीका था। अब ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ पर एक जानवर बना दिया गया। अब ये जो लिखने का तरीका है इसको बोलते हैं बेटा चित्राक्षर। देखिए चित्र जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये चित्राक्षर है, इसको पढ़ा नहीं जा सका है आज तक बेटा। ठीक है बात। पिक्टोरियल कहा जाता है, और लिखने का जो तरीका था वो बॉस्ट्रोफेडन था, याद रखिएगा। ठीक है बात। इस मुहर के ऊपर चिन्ह एक खास लिपि में है, खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वान इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। अब यहाँ पर जो बना है, पक्की मिट्टी के खिलौने इस तरह के बने हुए, जो जिससे बच्चे खेला करते थे। पक्की मिट्टी का मतलब होता है टेराकोटा, टेराकोटा के बने हुए यहाँ पर है। अब नगर नगर और शिल्प, अब यहाँ पर शिल्प क्या क्या होता था बेटा, यहाँ पर आर्कि मतलब किन किन चीजों का निर्माण होता था। अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीजें मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख जो कि कोस्टल इलाकों में मिलता है, तांबे, कांसे, ब्रॉन्ज एक मिक्स्ड है जिसको कॉपर और टिन मिलाकर के बनाए जाते हैं, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी के से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। मतलब यहाँ पर इन इन धातुओं की चीजें मिली हुई हैं, पत्थर की मिली हुई हैं, शंख जो कैल्शियम कार्बोनेट आप कह सकते हैं उसका मिला हुआ है, तांबे का मिला हुआ है, कांसे का मिला हुआ है, सोना भी इस समय प्रयोग में आता था और चांदी भी प्रयोग में आता था। तो इन सारे धातुओं के यहाँ से बनाई हुई चीजें मिली हैं। ठीक है बात। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तु इनके मनके हैं बेटा, ये है मन का, बीट्स हैं बेटा, बाट और फलक है। मनके हैं, बाट हैं जो कि पत्थर से बनते थे, और फलक उपकरण है बेटा जो छोटे छोटे स्टोन्स के बने हुए हैं। ठीक है बात। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। ये आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। अब पृष्ठ नंबर 25 पर आपको देखने को मिल गया था। यहाँ पर देखिए, ये आयताकार होती थी या स्क्वायर शेप में होंगी या फिर रेक्टेंगुलर शेप में होती थी। इस पर जानवरों के चिन्ह देखने को मिलते हैं। ठीक है बात। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन की हुई खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन
अब देख पृष्ठ 6 पर, जो छठे पृष्ठ पर पिछले लेक्चर में आपको दिखाया था, तो उस तरह की आपको मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, लाल रंग की होती है, तो उस पर काले रंग से चित्रा आपका चित्र बनाया जाता था। ठीक है, अब देखो बाट है ये, पत्थर का बाट देखो, ये बाट है बेटा। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया, कितने शेप्ड में है ये बाट बनाया गया। इन्हें चट पत्थर, चट चट एक आपका पत्थर होता है, चट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया जाता होगा। मतलब ये एक तरह से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के तौर पर ये प्रयोग में आते होंगे। ठीक है बात। फिर मध्य में बाएं में यहां पर देखेंगे मन के, इनमें से कार्नीलियन पत्थर के बनाए गए होंगे। अब जो मुझे सामने से देखेंगे बेटा, मैं हाथ में कुछ आपके वो पहनता हूं, ब्रेसलेट्स पहनता हूं बेटा, तो उसमें कार्नीलियन का भी आपका स्टोन बीट्स लगे हुए हैं, जो लाल रंग वाला होता है बेटा। तो कार्नीलियन यहाँ पे पत्थर बहुत सारे वहां पर मेरे वो हाथ में रहते हैं, तो उसमें जो देखे होंगे, तो उसमें कार्नीलियन पत्थर आज भी प्रयोग में आता है बेटा। तो उस समय भी लोग इसको प्रयोग करते थे। तो बाबू देखो, ये सारे जो पत्थर होते हैं ना बाबू, बहुत सारी जैसे सब स्टोन में आते हैं, लेकिन पुखराज की बात करते हो, नीलम की बात करते हो, ये सब बाबू स्टोन से, प्रीशियस स्टोन आते हैं, बहुत महंगे मिलते हैं। पुखराज की बात करते हो, नीलम की बात करते हो, जैसे अमिताभ बच्चन को अगर देखोगे तो वो अपने उंगलियों में नीलम की अंगूठी पहने हुए, दो पहने हुए हैं अंगूठी, एक उनकी है और एक शायद उनके पिताजी की है, तो दो अंगूठी वो अपने हाथ में पहने हुए नीलम की अंगूठी। तो बहुत महंगे महंगे मिलते हैं बेटा। तो ये बहुमूल्य पत्थर होते थे जो विदेशों से मंगाया जाता था। पत्थरों को काटकर और तराशकर मन के बनाए गए हैं। ठीक है बात, मन के बनाए गए हैं। इनके बीच में छेद किए गए ताकि धागा डालकर उनको माला बनाए, जैसे पत्थरों को काटकर तराश कर यहां पर बना दी गए, इनके बीच में छेद कर दिया गया जिसमें आराम से इसमें धागा डालकर बनाए गए। मध्य से दाएं और पत्थर की धारदार फलक है, देखो यहां पर ये धारदार फलक है जो कि काटने के लिए और सारी चीजों के लिए प्रयोग में आता होगा। ठीक है बात। अब देखो, अब यहां पर अगर आप इसकी बात करते हैं तो ये देखिए, एक ये इस तरह का एक स्टैच्यू मिला हुआ है, एक मूर्ति मिली हुई है मोहेंजोदारो से। मोहनजोदारो से एक स्टैच्यू मिली हुई है। इसका चेहरा देखिए, ये मंगोलाइड रेस का है। किस रेस का दिख रहा है बेटा? मंगोलाइड रेस का दिख रहा है। जैसा कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन हैं, उसका चाइना के लोग इस तरह के देखने को मिलते हैं, मंगोलिया के लोग देखने को मिलते हैं, जो कि हड़प्पा में चार तरह के लोग रहते थे बेटा। एक प्रोटोस्टेलाइड मिलते थे, एक मंगोलाइड मिलते थे, एक आपके अल्पाइंस मिल जाते थे, और मेडिटेरेनियन लोग मिल जाते थे। ये चार प्रकार के लोग आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां से जो प्राप्त हड्डियां हैं, वहां से इन तरह के लोगों का अवशेष प्राप्त हुआ है बेटा। तो इस तरह के रेस है, इस मूर्ति से पता चलता है मंगोलाइड रेस का व्यक्ति है, हड़प्पा से बना है। अब इसकी जरा ऊपर शॉल को देखो बेटा, शॉल पर देखो कढ़ाई की गई है, ठीक है। और इसकी दाढ़ियों को देखो, दाढ़ी को देखो, जैसे आज के मॉडर्न दाढ़ियां नहीं बनाते हैं जो लोग होते हैं, जैसे जो पॉप म्यूजिक वाले या जो लोग होते हैं जो दाढ़ी रखते हैं, बाबू देखो कितना बढ़िया बियर्ड बनाया हुआ है, एकदम तराश करके। उस समय के लोग भी मान लो इस तरह की चीजों का फैशन रखते होंगे। कढ़ाईदार वस्त्र है। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदारो से मिली है, इसकी कढ़ाईदार वस्त्र पहने देखा गया है। ठीक है बात, ये है मोहनजोदारो से मिला है। अब देखो, ठीक है। अब देखो, संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती हुई थी। 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती हुई थी। कपास का सबसे पहला जो आपको साक्ष्य मिलता है वो मेहरगढ़ से मिलता है। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान से के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। मतलब इस समय के लोग कपास से परिचित थे। और एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जहां पर कपास को सिंडन बोला गया है बेटा। क्या बोला गया है बेटा? सिंडन। ठीक है बात, सिंडन। और उस समय मेसोपोटामिया से यह अभिलेख प्राप्त हुआ है बेटा, वहां पर सिंडन बोला गया है। और हड़प्पा सभ्यता के लिए जो टर्म प्रयोग किया गया है वो मेलुहा कहा गया है। तो हड़प्पा का जो उस समय नाम था बेटा, मेलुहा था। और जो कपास का प्रयोग करते थे, कपास को क्या बोलते थे मेसोपोटामिया के लोग? सिंडन, क्योंकि सिंध प्रांत से प्राप्त होता था और शायद उसको सिंडन बोला करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेख से प्राप्त हुआ बेटा, क्योंकि यहाँ के अभिलेख को तो पढ़ा नहीं जा सका है ना, तो मेसोपोटामिया के अभिलेख को पढ़ा जा सका है, तो इस वजह से वहां पर सिंडन शब्द का प्रयोग। तो सिंडन से ये ताल्लुक मिलता है कि सिंडन मतलब कपास की ही बात की जाती थी। पक्की मिट्टी तथा फेंस से बने, अब फेंस अभी बताता हूँ क्या है बेटा, परेशान मत होना। फेंस क्या था? फेंस अभी नीचे है। पक्की मिट्टी जो मैंने आपको बता दी, टेराकाटा, जो आग में पकाई हुई मिट्टी होती है, तथा फेंस से बनी हुई तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। ठीक है बात, सूत कताई का क्या देती है बेटा? संकेत देती हैं। ठीक है, फेंस पहले देख लेते, फेंस क्या है। अब देखो, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, जो स्टोन होते हैं और जो शंख होते हैं बेटा, जो आपका जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का जो आप देखते होगे, जैसे घोंगा होता है ना, सील होता है, उसके जो खोल होती है उसमें, तो शंख जो होता है प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। अब बालू और स्फटिक, स्फटिक भी एक प्रकार का पत्थर होता है बेटा, चमकदार पत्थर होता है। तो बालू या स्फटिक पत्थर का चूर्ण, मतलब उसको कूच दिया जाता था, उसका चूर्ण बना दिया जाता था, उसको गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। मतलब इसमें क्या होता है, स्फटिक को या फिर बालू, जो सैंड स्टोन होता था, या फिर स्फटिक को कूच करके उसका बालू बना दिया जाता था, बालू को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बना, जैसे इस तरह का किसी भी आकृति में आप उसको बना सकते हो। उसके बाद उन वस्तुओं पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी, मतलब उनके ऊपर चमकदार परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत में रंग का प्रयोग प्रायः नीला या हल्के समुद्री रंग का होता था। मतलब यहाँ पर नीले रंग का, या फिर थोड़ा सा जो आपके समुद्र का रंग होता है, ब्लू कलर होता है, जो आपका ब्लू कलर का होता है, हल्के समुद्री हरे रंग के
होते थे यहाँ पे, ठीक है बात। अब फेन से क्या क्या बनते थे बेटा, मनके बनते थे, चूड़ियां बनते थे, बाले बनते थे और छोटे बर्तन बनाए जाते थे, ये होता है फेयंस। जैसे पत्थर और शंख तो प्राकृतिक रूप से हो जाता है, लेकिन फेयंस जो होता था बाबू वो आर्टिफिशियल रूप से बनाया जाता है, बनाने का ये प्रक्रिया थी, ठीक है बात। अब देखते हैं, इनमें अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया, क्योंकि इतना सही इनका अनुमान है, अनुपात है कि विशेषज्ञ ही इस तरह की चीजों को कर सकते हैं। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, मतलब उस चीज में प्रशिक्षित होता है, वही बना सकता है। जैसे पत्थर को तराशना, मन के चमकाना, या फिर मुहर पर पच्चीकारी करना, ये सारी चीजें किसी एक विशेषज्ञ द्वारा बनाई गई, क्योंकि इतना सही उसको बनाया गया है कि विशेषज्ञ उसे बना सकता है। फिर 26वां चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितना आकर्षक है, यही वाला मैं बता रहा हूं, ये वाला मूर्ति का चेहरा कितना आकर्षक है, ढंग से बनाया गया है, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह के दर्शाई गई है, मतलब ये विशेषज्ञ ही का ही काम होता है, जो इसकी इसकी ट्रेनिंग ले सकता हो, इसकी शिक्षा लिया हो, या किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह नहीं पता कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही, मतलब ये नहीं पता है कि इसको किसने बनाया, पुरुष बनाया कि स्त्री बनाया, हो सकता है कि महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे, मतलब महिला और पुरुष दोनों इस काम को कर सकते थे, ठीक है बात। अब कच्चे माल की खोज। अब कच्चे माल जो होता है, जैसे आप कोई भी चीज का निर्माण करते हो तो उसमें प्राइमरी सेक्टर की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। प्राइमरी सेक्टर जो प्राथमिक क्षेत्र है उसकी जरूरत पड़ेगी, तभी तो आप सेकेंडरी में जा सकते हो। समझे बात को कि नहीं समझे। जब तक आपको नेचर से चीजें प्राप्त नहीं होंगी तब तक आप उससे कुछ कुछ अन्य चीज निर्मित नहीं कर सकते हो। जैसे अगर आप गेहूं का उत्पादन नहीं करोगे तो उससे आटा कैसे बनाओगे, समझे बात को। तो कच्चे माल की खोज कहां से होती थी। तो कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, वही प्राइमरी चीजें होती है जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होती हैं। या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, वही सेम चीज किसानों पर, जो प्राइमरी सेक्टर मैंने आपको बताया, जो किसान और पशुपालक जो नेचर के द्वारा हमें प्राप्त हो जाता है, जैसे लकड़ियां या धातुएं या अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल होते हैं। इनमें फिर कई कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं, इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई, वही सेकेंडरी सेक्टर हो जाता है बेटा। मिसाल के तौर पर किसान द्वारा पैदा किया गया कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसके बाद कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है, जो कि सेकेंडरी हो गया, जो कि सेकेंडरी हो गया। हड़प्पा के लोगों को कई चीजें वहीं मिली थी, लेकिन तांबा, हड़प्पा के लोगों को कई चीजें वहीं मिल गई थी, परंतु तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थ वो दूर दूर से आयात करते थे। अब लोहे का वहां पर प्रमाण नहीं मिला है, तो हो सकता है वहां पर यूज करते होंगे, लेकिन लोहे का कोई प्रमाण हमें देखने को नहीं मिला है, ठीक है बात। जैसे कॉपर की अगर आप बात करते हैं तो कॉपर जो मिलता था वो आपके राजस्थान में जो झुंझुनू जिला है वहां पर खेतरी खदान है बेटा, खेतरी की खदान है, वहां से प्राप्त करते थे। सोना जो था वो कर्नाटक से लाते थे, सोना जो था वो कहां से लाते थे बाबू, कर्नाटक से लाते थे, कर्नाटक से लाते थे। चांदी की अगर आप बात करते हैं तो वो ईरान से लाते थे, चांदी की कहां से लाते थे बेटा, ईरान से लाते थे। उसी तरीके से आपका टिन जो होता था, टिन जो होता था, टिन आता था आपके अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान से आता था टिन। और तांबा का एक जगह और था बेटा, हो सकता है ये इसे ओमान से भी मंगाते होंगे, ठीक है बात। तांबा और कहां से आ सकता है बेटा, ओमान से आ सकता है। तो ये सारे क्षेत्र से वहां से दूर दूर से आयात करते थे, उनको मंगाया करते थे, और बहुत सारी चीजें जो खेती होती से जुड़ी होती थी वो वहीं पर उनको प्राप्त हो जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बाबू, नेक्स्ट आगे क्या लिखा हुआ है, अब देखो। हड़प्पा के लोग तांबे को आयात संभवतः आज के राजस्थान, वही मैंने बता दिया, झुंझुनू वाले क्षेत्र से, खेतरी की जो खदान है वहां से करते थे। यहां तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जा सकता है, ठीक है बात, ओमान से भी तांबे का आयात कर सकते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात वो आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया करते थे। सोने का आयात वो आधुनिक कर्नाटक, केजीएफ आप लोग सुना हो ना, कोलार गोल्डफील्ड, केजीएफ रॉकी भाई, ठीक है बात, तो आज मुझे बताने की जरूरत नहीं, वहां से कर सकते थे। और बहुमूल्य पत्थर का आयात वो गुजरात जो कोस्टल इलाके होते वहां से कर सकते थे, ईरान से करते थे और अफगानिस्तान से किया करते थे, ठीक है बात। अब देखो, अब ये जो चीजें आयात करते थे तो वहां पर किसी न किसी चीज का प्रयोग करेंगे ना बेटा। तो वहां पर प्रयोग, जैसे ये जो सिविलाइजेशन थी ये हॉर्स सेंटर्ड नहीं थी, यहाँ पर हॉर्स के एविडेंस तो मिले हैं, जैसे आप सुरकोतदा से घोड़े के अवशेष तो मिले हैं, लेकिन वो बहुत ही ऊपरी स्तर के, मतलब जब हड़प्पन सिविलाइजेशन एकदम अंतिम चरण चल रहा था, वो खत्म होने वाली थी, उस समय घोड़ा के अवशेष यहाँ पर देखने को मिलते हैं बेटा। तो यहाँ पर घोड़े के बारे में शायद ये लोग जानते नहीं होंगे, तो ये जो आयात होता था, ये जो आपका ट्रेड होता था वो किसके द्वारा होता था, ये होता था इस तरह के व्हीकल के द्वारा जो वहां से प्राप्त हुआ है बेटा। चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरा एक मुहर है, ये मुहर है बेटा, ये सील मिली हुई है कि हड़प्पा के लोग आयात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे। तो ये है बाबू इक्का गाड़ी, इसको क्या बोलते हैं, इक्का गाड़ी, इक्का,
इक्का आज भी प्रयोग में आता है बेटा, यहां से खिंचाई किया जाता है, यहां से खींचा जाता था, इक्का बोलते हैं बेटा इसको, अंग्रेजी में बोलते हैं इक्का बोला जाता था। अच्छा, अब उस पर सील लगाने के लिए, जैसे किसी भी सामान को पहचान करने के लिए कि उसमें क्या चीज है, तो उसके लिए मुहर का प्रयोग करते होंगे बेटा। उसमें मुहर के लिए क्या करते थे, जैसे मान लो एक मिट्टी का कुछ वहां पर ये लगा दिया गया, उस पर ये मुहर मार दी गई, उस पर क्या मार दी गई, मुहर मार दी, उस सुखा दिया गया। अब जब तक ये आपका मिट्टी का जो टुकड़ा था जिस पर ये मुहर लगी, जब तक सुरक्षित है तो मान लेते थे कि इसके साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। लेकिन अगर मान लो ये टूटा हुआ है या फिर किसी तरीके से ये खराब हो चुका है, तो ये पता चलते थे कि अंदर वाली चीजों के साथ छेड़छाड़ हुई है। तो मुहर को पहचान करने के लिए किया जाता था, ठीक है। अच्छा, अब लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते, नगरों में रहने वाले उनके भोजन क्या होते थे, लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर का पालन करते थे, जैसे हमारे यहाँ भी जो शहर है और गांव है उस तरह से वहां पर भी होता था। किसान और चरवाहे ही शहर में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों के को खाने के सामान देते थे, ठीक है बात। मतलब वहां पर शहर भी हुआ करते थे, गांव भी। गांव का काम क्या था, खेती करना, प्राइमरी सेक्टर को डेवलप करना, और वहां से प्राइमरी चीजों को उठा करके शहरों को देना, जिससे वो द्वितीयक उत्पाद या सेकेंडरी प्रोडक्ट को बना सके। पौधों के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं का उत्पादन करते थे, जौ का उत्पादन करते थे, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाया करते थे। अब जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग होता है। अब देखो, हल जो बनता है वो लोहे का बनता है बेटा, लेकिन लोहे से ये परिचित नहीं थे, लोहे की कोई भी धातु यहां से देखने को नहीं मिली है। तो हल यहाँ पर किसका बनता होगा, तो हल बनता होगा बाबू लकड़ी का। हल किसका बनाते होंगे ये लोग, लकड़ी का बनाते होंगे, ठीक है बात। हल किसका बनता है, लकड़ी का बनते थे। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं, क्योंकि प्रायः ये लकड़ी के बनाए जाते थे, क्योंकि लोहे का इस समय प्रयोग में था, कि लोहा इस समय तक नहीं मिल पाया था बेटा। तो यहाँ पर लोग जो लकड़ी के हल बनाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोग ने कुछ तरीके अपनाए होंगे, संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उनसे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। जैसे इस प्रकार का हल का एक खिलौना मिला हुआ है बेटा, ठीक है बात। बच्चों का खिलौना, यहाँ पर मिला हुआ हल। आज हल चलाने वाले ज्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि हड़प्पा की में भी यही प्रथा थी कि वहां पर पुरुष ही काम करते थे, कि हो सकता है महिलाएं भी काम। आज तो सब करते हैं बाबू खेत में काम, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों खेत में काम करते हैं, ठीक है बात। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चरगाह होते थे, ठीक है बात, तालाब होते थे और चरगाह होते थे। लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों का झुंड चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। मान लो जब बरसात नहीं होती या फिर सूखा पड़ गया, तो वहां पर दूर दूर तक जाते थे वो। वे बेर जैसी फसलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। मतलब ये आपके ऑमनीवोरस थे, ये सर्वाहारी थे, ये सब कुछ खाया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर के सूक्ष्म निरीक्षण। अब सूक्ष्म निरीक्षण जैसे आपने पहले ही देखा था, मेहरगढ़ का सूक्ष्म निरीक्षण किया गया था, अब इस समय किसका किया जाता है बेटा, गुजरात में जो हड़प्पाकालीन नगर है उसका सूक्ष्म निरीक्षण देखते हैं। माइक्रो जो आपका होता है उसको देखा जाता है। कक्ष के इलाके में खादिर बेत, आलिया बेत, ये सारी जगह है। वहां पर खादिर बेत के किनारे एक जगह है बेटा, धौलावीरा, ठीक है बात। यूनेस्को एट ए साइट में भी इसको शामिल किया गया है। धौलावीरा नगर बसा था, ठीक है। तो कच्छ के इलाकों में धौलावीरा नगर, यहाँ वहां साफ पानी मिलता था, और जमीन कैसी थी बेटा, उपजाऊ थी, ठीक है बात। साफ पानी, क्योंकि ये नदी के मुहाने पर स्थित है, और नदी के मुहाने पर स्थित होने के कारण यहाँ की जो मिट्टी होगी वो जलोढ़ मिट्टी होगी। जलोढ़ मिट्टी होने के कारण यहाँ की जमीन कैसी थी बेटा, उपजाऊ थी, और पानी भी यहाँ पर अवेलेबल था। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, जैसे मैंने बताया था दो भागों में विभक्त थे, वही धौलावीरा नगर के तीन भागों में बटा था। जैसा कि मैंने आपको बताया, धौलावीरा कितने भागों में बटा था, तीन भागों में बटा था। मतलब इसके जो पोर्शन थे ये तीन थे, एक अपर, एक मिडिल और एक लोअर, ठीक है बात। ये हो गया अपर, ये हो गया मिडिल और ये हो गया लोअर। तो आप ऐसे बना सकते हो, ये हो गया अपर वाला, ये हो गया मिडिल वाला और ये हो गया लोअर वाला। इसके हर हिस्सों में चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई, मतलब इनके प्राचीर बनाया गया था, ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे, अंदर जाने के लिए बड़े बड़े गेट्स बने हुए थे, बड़े प्रवेश द्वार। इस नगर में खुला मैदान था, खुला मैदान होने के मतलब यहां पर आप बोल सकते हो क्रीड़ा स्थल था, क्रीड़ा स्थल था, या फिर आप बोल सकते हो स्टेडियम। स्टेडियम यहाँ पर मनोरंजन के लिए हो सकता था, जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, ठीक है बात। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षर मिले हैं। अब अक्षर मैं बता देता हूँ, 10 अक्षर मिले हैं बाबू, 10 अक्षर मिले हैं, बड़े बड़े 10 अक्षर मिले हैं बेटा। जैसे आप साइन बोर्ड जानते हो ना, साइन बोर्ड जानते हो ना, तो साइन बोर्ड जैसे 10 अक्षर मिले हुए हैं, यहाँ पर बड़े बड़े अक्षर मिले हुए हैं, जो पत्थरों पर खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था, मतलब अक्षर मिले हैं तो इनको किसी ना किसी लकड़ी में जड़ा गया होगा। यह एक अनोखा अवशेष है, ठीक है बात, यह अनोखा अवशेष है। जैसे आज भी आप साइन बोर्ड का यूज करते हो घर को बताने के लिए कि ये पाठक विला है,
ये तिवारी जी का घर है, ये शर्मा जी का घर है, घर में यूज करते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पर भी इस तरह का प्रयोग किया जाता होगा, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े अक्षर पाए गए हैं। ठीक है बात। गुजरात के खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल, जैसे यहां पर अभी किसकी बात होगी बेटा, धौलावीरा, अब किसकी बात हो रही है बेटा, लोथल की बात हो रही है। ऐसे स्थान पर बसा था जहां पर कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाते थे। कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। ये पत्थर शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। एक भंडारण गृह भी था। इस भंडारण गृह में कई मोहरें और मुद्रांकन और मुहरबंदी गीली मिट्टियों पर दबाने उनकी छाप मिले हैं। ठीक है बात, ये सारी चीजें यहां से प्राप्त हुई हैं। अब देखो, लोथल क्या था बेटा, एक गोदीबाड़ा था। लोथल क्या था बेटा, एक गोदीबाड़ा था। गोदीबाड़ा का मतलब क्या होता है, जहां पर डॉकयार्ड आप कह सकते हो, जहां पर आकर के जहाज रुकते थे और सामान को लादा जाता था। अब यहां पर देखो बाबू, लोथल का बंदरगाह, यह एक बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। ये तालाब देखो लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नाव रुकती थी। संभवतः यहां पर माल चढ़ाया या उतारा जाता होगा। ये जो आप जगह देख रहे हो सकता है यहां से माल चढ़ाया या उतारा जाता होगा। और ये है डॉकयार्ड, यहां पर आपके शिप्स आकर के रुकती होंगी। ठीक है बात। यहां पर एक इमारत मिली है, लोथल से एक इमारत मिली है, जो संभवतः मन के बनाने का काम होता है, जो बीड मेकिंग जिसको कहा जाता है, बीड मेकिंग का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार मन के भी यहां से मिले हैं। पत्थर के टुकड़े मिले हैं, अधबने मन के भी मिले हैं, जो आधे अभी बने होंगे। मन के बनाने वाले उपकरण भी मिले हैं और तैयार मन के भी यहां से मिली हुई है। ठीक है। मुद्रा मुद्रा मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी, जिस जो ये आपको ऊपर शब्द मिले हैं उनका मतलब क्या है। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा, जिन्हें वह एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। मतलब उसको अंकन करने के लिए, उस पर चिन्ह लगाने के लिए, कि जिसको एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करना है। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती है। जैसे तुम लोगों ने पिक्चरों में देखा होगा कि पहले एक लाल रंग का वैक्स लगाते हैं, उस पर मुहर लगा देते हैं। समझ में आ गया। तो उस तरह से यहां पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। मुहर की छाप को क्या बोला जाता है बेटा, मुहरबंदी। तो मुहर अलग चीज है, और मुहर की जो छाप लग जाती है उसे क्या बोला जाता है बेटा, मुहरबंदी कहते हैं। अगर ये छाप टूटी नहीं होती थी तो साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। मतलब अगर ये मुहरबंदी टूटी नहीं है तो इससे पता चल जाता था कि इसके साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। लेकिन अगर ये मुहरबंदी टूटी हुई मिलती थी तो इससे पता चल जाता था कि इसके साथ छेड़छाड़ हुई है। तो मुहर और मुहरबंदी दोनों अलग अलग हैं बेटा, समझ में आ गई बात। ठीक है। इसी मुहरबंदी को मुद्रांकन भी कहा जाता है। मुद्रांकन कहते हैं, मुहरबंदी को मुद्रांकन कहते हैं। तो मुद्रांकन और मुहरबंदी एक है। और मुहर क्या है बेटा, जिसको लगाया जाता है। मुहरबंदी क्या है, जो लग चुकी हुई रहती है। सभ्यता का अंत का रहस्य। अब ये सभ्यता का अंत कैसे हुआ। लगभग 3900 साल पहले, मतलब आज से अगर मैं बोलूं तो 2000 पहले जाना है। ठीक है बात। उसके बाद 1900 और, मतलब आज से, मतलब 1900 बीसी की यहां पर बात हो रही है, 1900 बीसी की बात हो रही है। ठीक है बात। इंक चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, आप लोग को डार्क रहे तो अच्छा रहेगा। ठीक है बात। एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, अचानक से लोग यहां से चले गए। लेखन, मुहर और बाट के प्रयोग बंद हो गए। मतलब यहां पर जो ट्रेड और कॉमर्स था वो बंद हो चुका था। दूर दूर से कच्चे के माल के आयात भी काफी कम कम हो गए, मतलब आयात भी यहां पर बंद हो गया। मोहनजोदड़ो के सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। मतलब मोहन के जो जोदड़ो के सड़कों पर, जो कि पहले एकदम पूरी हलचल रहती थी, अब वहां पर कचरे के ढेर, मतलब वहां पर लोग रहने नहीं लगे। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई, जो ड्रेनेज सिस्टम था वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया, क्योंकि उसको मेंटेन करने वाले कोई नहीं बचे। सड़कों पर झुकी नुमा घर बन गए, मतलब जैसे गांव के घर होते हैं वैसे घर बनने शुरू हो गए। ये सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं, इसके बारे में जानकारी अभी अवेलेबल नहीं है। तो विद्वानों ने अलग अलग आकलन किया है, अलग अलग अपने हाइपोथेसिस दिए हैं। जैसे कि नदियां सूख गई होंगी, हो सकता है नदियां सूख गई होंगी जिससे कृषि प्रणाली नष्ट हो गई। जब प्राइमरी सेक्टर ध्वस्त हो गया तो सेकेंडरी सेक्टर अपने आप ध्वस्त हो गया। अंत का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया, मतलब जंगल पूरी तरीके से नष्ट हो गए थे। ठीक है बात। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। अब ईंट पकाने के लिए जो ईंधन का यूज करते थे उस समय, अगर पेट्रोलियम और इन सारी चीजों का यूज नहीं होता तो लकड़ी का ही प्रयोग करते थे बेटा आग जलाने के लिए। तो लकड़ियां नष्ट हो गई थी, हो सकता है। फिर इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह घास खाने वाले मैदान समाप्त हो गए थे। तो जंगल नष्ट हो गए, सब कुछ नष्ट हो गया, तो मवेशियों के लिए खाना नहीं बचा, तो मवेशियां समाप्त हो गए। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, कुछ इलाकों में क्या हो गया, बाढ़ आ गई। लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि कुछ तो नदियों के किनारे बसे हुए हैं, कुछ नदियों से बहुत दूर बसे हुए हैं। ठीक है बात। कुछ जो है आपके एक तरह समझो कि जिनका प्रमुख पेशा ट्रेड और कॉमर्स था, तो वहां पर क्या हुआ होगा। तो एक साथ इतनी सारी कारण कैसे हो सकते हैं बेटा, क्योंकि बाढ़ और नदियां सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा।
समझ में आ गई बात। बाकी सारे क्षेत्रों में नहीं हुआ होगा, तो हर जगह एक ही साथ सूखा पड़ जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो अलग अलग विद्वानों का ये आकलन है, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। ऐसा लगता है कि शासक का नियंत्रण समाप्त हो गया था, जो वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर वर्ग था उनका नियंत्रण समाप्त हो गया था। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। आधुनिक पाकिस्तान और सिंध की जो भी बस्तियां थी, जिसको आपके पिगट महोदय ने जुड़वा राजधानी बोला है, मोहनजोदड़ो और आपके हड़प्पा, वो दोनों पहले नष्ट हो गई। तो जैसे वो नष्ट हुई, बाकी के क्षेत्र अपने आप खत्म होना शुरू हो गए। क्योंकि अगर मान लो जैसे भारत की राजधानी है दिल्ली, अगर दिल्ली का प्रशासन अगर कमजोर होता है तो पूरे भारत में अराजकता फैलने की संभावना बढ़ जाती है। वैसे ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जब नष्ट हुआ होगा, तो हो सकता है पूरी की पूरी हड़प्पा सिविलाइजेशन पर उसका असर देखने को मिल गया होगा। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में और छोटी बस्तियों में जाकर के बस गए। जब वहां का संरक्षण, वहां का प्रशासन नष्ट हुआ होगा, तो वहां से लोग हट हट करके अलग अलग जगहों पर जहां पर शांति होगी वहां पर रहना शुरू कर दिया। कुछ लोग पूर्व चले गए, कुछ लोग दक्षिण में के नए इलाकों में जाके बस्तियां बनाकर रहने लगे। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इसके बाद आपकी वैदिक सभ्यता आती है। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। उसके बाद धीरे धीरे जब महाजनपद युग आता है, तब उसके बाद से फिर नगरों का विकास होना आरंभ होता है। इनके बारे में अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। इसके बारे में हम कब पढ़ेंगे? जो सेकंड अर्बन रिवॉल्यूशन होगा, सेकंड जो नगरीय सभ्यता होगी, वो उसके बारे में हम कब पढ़ेंगे? 5 और 8 में पढ़ेंगे। ठीक है साथ? ठीक है। इसके साथ आपका ये चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाता है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आप करेंगे, जो भी अभी तक आपने पढ़ा है। ठीक है। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐप पर अवेलेबल है, इसका डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिल जाएगा। वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर हिस्ट्री का बैच, यहाँ तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, वहां पर पूरा कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पे फोकस करके आप पढ़ोगे। हिस्ट्री का बैच, वर्ल्ड मैप का बैच, इंडियन मैप का बैच और आपको बायोलॉजी का बैच वहां पर देखने को मिल जाएगा। प्लस वहां पर आपको मॉक पेपर भी मिल जाएंगे। तो जिसको से प्रैक्टिस करना है, तो वहां पर करीबन मैंने 8,000 से ज्यादा, 8,000, 1,000 और हाँ इतना मान के चलिए 10,000 से ऊपर आपको मॉक टेस्ट वहां पर दे रखे हैं। आप उसे परचेस करके भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। बहुत ही मिनिमम फीस पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। आप ये सारी चीजें कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अपने दोस्तों को बताएं कि एक सर हैं जो ऐसे पढ़ाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच।